हेलो दोस्तों। सो अब शुरू करने जा रहे हैं हम एज्योर कॉस्मोस डीबी के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, डेवलप सॉल्यूशंस दैट यूज़ एज्योर कॉस्मोस डीबी। ओके, तो इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। ओके, पहले इस पे एक हम नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसमें दो यूनिट है, एक है एक्सप्लोर एज्योर कॉस्मोस डीबी और दूसरा है वर्क विथ एज्योर कॉस्मोस डीबी। ओके, सो एक्सप्लोर एज्योर कॉस्मोस डीबी में सिंपली इसके बेनिफिट के बारे में पढ़ना है, इसकी रिसोर्स हायरार्की पढ़नी है, इसमें एक कंसिस्टेंसी लेवल होता है उसके बारे में पढ़ना है, यह किस किस तरह की एपीआईज को सपोर्ट करता है उसके बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद इसमें जो है फाइनली एज्योर पोर्टल पे कैसे हम कॉस्मोस डीबी क्रिएट करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम ये कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट जो हमारा है इसमें है कि डॉट नेट एसडीके में से एज्योर कॉस्मोस डीबी की कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, रिसोर्स कैसे क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद स्टोर्ड प्रोसीजर, ट्रिगर, यूजर डिफाइंड फंक्शन और फाइनली जो चेंज फीड है। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें जो है हमें कवर करनी पड़ती है। तो फाइनली अगर हम एक बैकएंड की बात करें, आइदर वो सिक्वल सर्वर हम यूज़ करते हैं या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करते हैं, माई भी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा स्टोर करते हैं और डेटा स्टोर करने के बाद में रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल यूज़ करते हैं, कुछ स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, कुछ फंक्शन बनाते हैं, कुछ ट्रिगर्स बनाते हैं। तो ये सारा फंक्शनैलिटी हम कॉस्मोस डीबी में कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इस कॉस्मोस डीबी का यूज़ क्यों आया और हम इसे क्यों यूज़ करें। ओके, जब हमारे पास सिक्वल सर्वर है, माई सिक्वल, इतने सारे डेटाबेस है, तो आखिर ये न्यू डेटाबेस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, तो इसका सबसे अच्छा एक जैसे कि आप गूगल पे डालेंगे, ठीक है, आपको एक सीधा एक लाइन मिलेगा, ठीक है, एज्योर कॉस्मोस डीबी डेटाबेस फॉर द AI एरा। ओके, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सो इसमें कॉस्मोस डीबी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, तो ऐसा क्या है कि कॉस्मोस डीबी का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप सिंपली कॉस्मोस डीबी का एक डिफिनीशन अगर विकिपीडिया पे देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि कॉस्मोस डीबी आपका ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी मॉडल डेटाबेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और इसके ये जो फीचर्स हैं, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और लो लेटेंसी एक्सेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है, ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम ये देखेंगे तो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है जो कि आज का डिमांड हमारा है कि हमारा अवेलेबिलिटी हाई होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए और लेटेंसी भी काफ़ी कम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये कवर करता है कॉस्मोस डीबी। ओके, और ये किस मायने में डिफरेंट है रिलेशनल डेटाबेस से, तो ये जो है ये नो सिक्वल, ओके, नो सिक्वल डेटाबेस है। ओके, तो अब देखिए, हम अगर बात करते हैं नो सिक्वल, तो जैसे कि यहाँ पर मिलेगा नॉट ओनली सिक्वल। ओके, तो नो सिक्वल का मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि सिक्वल नहीं। ओके, यानी सिक्वल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये क्या कहते हैं कि कॉस्मोस डीबी में अगर हम ऐसा अगर सीधे अगर एक हम बात कहते हैं कि कॉस्मोस डीबी इज़ अ नो सिक्वल, सो नो सिक्वल डेटाबेस। सो सुनने में ऐसा लगता है ना कि नो सिक्वल कहने का मतलब हो रहा है, ठीक है, कि ये सिक्वल इसमें नहीं होगा, ठीक है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नो सिक्वल का यहाँ पर अगर हम डिटेल करें तो होता है नॉट ओनली सिक्वल, मतलब कॉस्मोस डीबी केवल आपको सिक्वल ही नहीं प्रोवाइड करता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड किसी भी तरह का डेटा को ये हैंडल कर सकता है। ओके, और आज जो हमारा
जिधर देखो डेटा 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 है, तो सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? सबसे पहले अगर हम डेटा लेते हैं और उस डेटा को अगर सीक्वल सर्वर में डालना होता है तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है, तब टेबल में हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन कॉस्मोस डीबी हमको अलाउ करता है कि हम जो है डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसमें और डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको जो बेनिफिट्स हैं, ओके, की बेनिफिट्स, तो की बेनिफिट्स में आपको ये बताया गया कि ये फुल्ली तरह से मैनेज नो सीक्वल डेटाबेस है, और इसमें इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो लो लेटेंसी है, स्केलेबिलिटी है, ठीक है, और उसके बाद में जो है कंसिस्टेंसी है, डेटा अवेलेबिलिटी है, सब कुछ है। इसके अलावा इसका एक जो की बेनिफिट्स में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एक आता है। ओके, तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हो गया कि आपका ये जो डेटाबेस है इसका जैसे कि मल्टी रीजन में इसका रेप्लिकेशन इतना मतलब परफेक्ट है कि आपको जो है डेटा ऑलवेज अवेलेबल होगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसको जो है रीड राइट एवेलेबिलिटी 99.999% बोलता है, ठीक है, कि इतना परसेंट, वो भी 0.001% रख लेता है सेफ साइड के लिए। ओके, लेकिन ये इतने परसेंट की आपको गारंटी देता है कि आपका रीड राइट अवेलेबल होगा। ओके, और इसका आप देखिए कि रीड राइट जो है ना, लेस देन 10 मिली सेकेंड 99, मतलब ये इसका ये है कि रीड राइट का ऑपरेशन अगर एक रीजन में राइट हुआ तो दूसरे रीजन में रेप्लिकेट होने में इसको जो है बहुत कम टाइम लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे एकदम आप तुरंत उसको रीड राइट कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा अभी आगे हम चल करके देखें तो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने की, तो अब यहाँ पर भी एकदम कम्प्लीटली लिखा हुआ देखिए, एज्योर कॉस्मोस डीबी ऑफर्स 99.999% रीड एंड राइट अवेलेबिलिटी फॉर मल्टी रीजन डेटाबेसेस। ओके, सो मल्टी रीजन आपने कर रखा है तो आपके पास अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। ओके, सो ये तो इसके कुछ की बेनिफिट्स हुए। ओके, अब आगे हम चलते हैं देखने के लिए कि आखिर इसमें जो रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं उसकी हायरार्की क्या होती है। अगर आप एज्योर पोर्टल पे कॉस्मोस डीबी बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका डेटाबेस में कंटेनर हम बनाते हैं, उस कंटेनर के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हैं, उसके अंदर आइटम्स होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, मर्ज प्रोसीजर होंगे, ट्रिगर होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो ये सारा डिफरेंट है कंटेनर्स में। इसके अलावा कलेक्शंस, टेबल, ग्राफ, ये डिपेंड करता है एपीआई के ऊपर। ओके, और आइटम्स में आपका डॉक्यूमेंट, रो, नोड, ये सब हो सकता है। तो अभी जो है सबसे पहले इस हायरार्की में बस ये सिंपल हम देख रहे हैं, इससे बेटर है कि अगर हम पोर्टल पे देखें तो और चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर होंगी कि क्या कैसे बनता है। ओके, तो आइए मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ अब। अच्छा, तो पोर्टल पे आप यहाँ देख सकते हैं कि एज्योर कॉस्मोस डीबी यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। इसको क्लिक करता हूँ और एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपके पास यहाँ सिंपल आता है कि विच एपीआई बेस्ट सूट्स योर वर्कलोड। ओके, तो आपका जो वर्कलोड है ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा एपीआई, एपीआई कहने का मतलब ये कोई ऐसा एपीआई नहीं, ये डेटाबेस। ओके, आप समझ लीजिए कि डेटाबेस किस तरह का डेटाबेस आपके वर्कलोड को सूट करता है। ओके, तो रिकमेंडेड एपीआईज में एक जो एज्योर कॉस्मोस डीबी फॉर नो सीक्वल है, तो ये सबसे पहले आता है। ओके, और अभी हम देखेंगे और भी इसमें डिफरेंट चीज़ें। और दूसरा जो है आपके पास यहाँ देखिए एज्योर कॉस्मोस डीबी फॉर मैंगो डीबी। सो
मैंगो डीबी में अगर आपका ऑलरेडी डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन का डेटा स्ट्रक्चर ना और डेटा मॉडल ना चेंज करना पड़े, तो आप डायरेक्टली मैंगो डीबी को यहाँ पे एज्योर कॉस्मोस डीबी माइग्रेट कर सकते हैं। आपको केवल कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करना होगा, बाकी आपका डेटा मॉडल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों जो है आपका नो सिक्वल मैंगो डीबी ये रिकमेंडेड सिंपली देता है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे अदर्स में देखेंगे तो देखिए इसमें एक टेबल होता है, एक एपाचे ग्रेमलिन का होता है, एक एपाचे कैस्केंड्रा का होता है और एक पोस्टग्रेसक्यूएल का होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट आपको डेटाबेस मॉडल प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, तो हो सकता है फ्यूचर में इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी ये इतने तरह के डेटा मॉडल आपको जो है ऑफर कर रहा है। ओके, तो ये डेटा मॉडल को थोड़ा समझने के लिए फिर से हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आते हैं एक्सप्लोर सपोर्टेड एपीआईज। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझने में हमको आसानी हो जाएगा कि API फॉर नो सिक्वल। ओके, तो नो सिक्वल जो होता है ये डेटा को स्टोर करता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कौन किस फॉर्मेट में, क्योंकि फाइनली अगर आप एज ए आर्किटेक्ट हैं तो आपको डिसाइड करना है कि कॉस्मोस डीबी में हम कौन सा डेटा मॉडल यूज़ करें। तो आपका डेटा किस तरह का है और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उस आधार पे ही ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डेटा मॉडल हमें लेना है। तो नो सिक्वल ये जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखता है। ओके, और एक तरह से हम कहें तो ये जेसन फॉर्मेट में पूरा डेटा रखता है। ओके, अब देखिए और इसमें सबसे बड़ी बात है एक और चीज़ कि ये रखता है साथ ही साथ यहाँ पे नो सिक्वल अकाउंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर क्वेरिंग आइटम्स यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सिंटेक्स। तो स्ट्रक्चर्ड SQL सिंटेक्स के थ्रू आप इसमें क्वेरी भी कर सकते हैं। ओके, सो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा मैंगो डीबी भी क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में ही रखता है। ओके, बीसॉन या जेसॉन फॉर्मेट जो होता है उसी तरह का फॉर्मेट इसका भी होता है और ये कंपेटिबल है मैंगो डीबी के साथ। ओके, सो अगर आपके पास मैंगो डीबी में लिखा हुआ या बना हुआ प्रोजेक्ट है, डेटा है, तो आप इजी वे में उसको माइग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंगो डीबी के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर पोस्टग्रेसक्यूएल में है, आप एप्लीकेशन का डेटा मॉडल नहीं चेंज करना चाहते, तो आप इजी वे में उसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने देखा। इसके बाद कैस्केंड्रा का जो है ओके, यह क्या करता है कि यह स्टोर करता है डेटा कॉलम ओरिएंटेड स्कीमा में। ओके, सो अभी हो सकता है माइट भी इसमें क्या स्कीमा है, क्या डॉक्यूमेंट है, ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये ओवरव्यू है। सो इसमें हम अब कैस्केंड्रा ग्रेमलिन तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये है कि हम नो सिक्वल को ही लेकर के चलेंगे और उससे हम समझेंगे कि कैसे हम कॉस्मोस डीबी को यूज़ करते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इसमें केवल ये जान जाएं कि कैस्केंड्रा जो है वो कॉलम ओरिएंटेड स्कीमा में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और जितना भी है सब हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्सेसिबल है, कंपेटिबल है। ओके, सो एपाचे कैस्केंड्रा भी जो आपका नेटिव एपाचे कैस्केंड्रा है उससे कंपेटिबल है। तो अगर उसमें आपका डेटाबेस है आप उठा के इसमें डायरेक्ट ला सकते हैं। सेम एपाचे ग्रेमलिन के साथ है। ओके, ये क्या करता है, ये ग्राफ क्वेरीज बनाता है।
हम वहाँ पे जो देख रहे थे अभी इसके पिछले वाले पार्ट में कि ग्राफ लिखा हुआ था, टेबल लिखा हुआ था, तो ये ग्राफ क्वेरीज को सपोर्ट करता है अपाचे ग्रेमलिन। ओके, और टेबल जो है ये की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करता है। ओके, अगर आपको केवल की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करना है तो आप जो है इसको टेबल एपीआई को इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, तो जेसन में स्टोर करना है तो आप NoSQL यूज कर लीजिए, की वैल्यू में स्टोर करना है तो आप टेबल यूज कर लीजिए। ओके, तो ये डिफरेंट एपीआईज हैं जो हमने यहां पर देखा। अब आइए हम इसमें शुरू करते हैं NoSQL को लेकर के, तो इसको करते हैं क्रिएट। अब इसमें हर एक टर्म के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो हम चूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन हमने चूज कर लिया। रिसोर्स ग्रुप में कोई भी रिसोर्स ग्रुप अभी जो है नहीं है, तो एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट कर लेता हूं, एजी कॉस्मोस रेस। ओके, ऐसे कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे अकाउंट का नेम देना होगा, तो अकाउंट का नेम हम दे देते हैं बीन कॉस्मोस के नाम से हमने अकाउंट दे दिया। ओके, अब देखिए इसमें अवेलेबिलिटी जोन्स का भी दिया हुआ है कि आपको अवेलेबिलिटी जोन आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स का। ओके, आपको अवेलेबिलिटी जोन होता क्या है इसके बारे में AZ 900 में के प्ले सीरीज में आपको वीडियो डाला हुआ, आप ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ये केवल देखें कि यहाँ पर कहता क्या है कि कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी जोन सेटिंग्स फॉर योर अकाउंट, यू कैन नॉट चेंज दिस सेटिंग वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। सो अकाउंट्स क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद आप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अवेलेबिलिटी जोन सेट करनी है तो उसके लिए आपको प्री डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल इस डेमो के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिसेबल रखते हैं। लोकेशन जो है वो हम ले लेते हैं, लोकेशन एज इट इज जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रख देते हैं, क्योंकि ये हमारे सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लोकेशन मिलेगा। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है समझने का, वो समझने की पार्ट है ये कैपेसिटी मोड। कैपेसिटी मोड में दो चीज़ें दी गई हैं, एक प्रोविजन थ्रूपुट और दूसरा सर्वरलेस। ओके, अगर इसमें आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तो सिंपल इसमें कुछ नहीं लिखता, इसमें लिखता ये है कि आपको कैपेसिटी मोड चूज करना है। तो कैपेसिटी मोड को समझने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि होता क्या है कि आपके पास एक प्री बिलिंग और एक होता है पोस्ट बिलिंग। ओके, मतलब पहले ही आपने खरीद लिया कि हमको जो है ना इतना चाहिए कैपेसिटी। ओके, और इसमें ये हो गया कि आपने पहले कुछ नहीं किया, पहले अपना एप्लीकेशन बना कर छोड़ दिए, जितना यूज़ हुआ उतना आपको क्या कहते हैं कि अंत में बिलिंग निकला। तो अगर इसको हम एक कंपेयर करें अगर मोबाइल के सिम से, तो इसको हम प्रीपेड और पोस्टपेड का नाम दे सकते हैं। ओके, तो प्रोविज़न थ्रूपुट हमें कितना प्रोविज़न कर दिया गया, हो सकता है कि इसने हमें जो प्रोविज़न किया है वो समथिंग कुछ यूनिट्स किया है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक नीचे देखिए लिखा हुआ है विथ एज्योर कॉस्मोस DB फ्री टायर। ओके, यू विल गेट द फर्स्ट 1000 RU। ओके, अब RU क्या है इसको समझने की जरूरत है। and 25 GB of storage for free in an account. You can enable free tier on up to one account per subscription. ओके,
जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $64 पर मंथ है। तो ये डिस्काउंट मतलब कि आपको जो है एक जैसे कि आपका अगर ये अकाउंट है, ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन में एक आप फ्री एज्योर कॉस्मोस डीबी बना सकते हैं, जिसमें कि आपको इतनी यूनिट मिलेगा और इतना स्टोरेज मिलेगा आपको टेस्ट करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हैं वो इसमें आप कर सकते हैं। अगर आप दूसरा एक बनाना चाहेंगे, दूसरे में आपको इसका जो ये डिस्काउंट दे रहा है आपको वो नहीं मिलेगा। ओके, ये डिसेबल्ड आएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखें इसमें कि ये ये प्रोविजन थ्रूपुट और सर्वरलेस का इसके बारे में पढ़ना था कि ये आरयू क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सीधे हम चलते हैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक आता है रिक्वेस्ट यूनिट का, एक ये यूनिट दिया हुआ है, डिस्कवर रिक्वेस्ट यूनिट। इसमें आप देखेंगे कि एज्योर कॉस्मोस डीबी, ओके, एज्योर कॉस्मोस डीबी में आप क्या होता है, आप थ्रूपुट जो होता है, थ्रूपुट के लिए आप यहाँ पर पे करते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि यू पे फॉर द थ्रूपुट यू प्रोविजन एंड द स्टोरेज यू कंज्यूम ऑन एन आवरली बेसिस। आवरली बेसिस पे आपको जितना भी थ्रूपुट आप यूज़ करते हैं, जितना भी प्रोविजन होता है, आप उसके लिए ही क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। तो ये जो है ये रिक्वेस्ट यूनिट कैलकुलेट कैसे होता है, ओके। तो ये रिक्वेस्ट यूनिट कैलकुलेट होने के लिए आप देखिए यहाँ पर है दिया हुआ इस फिगर में कि समथिंग मेमोरी का परसेंटेज, समथिंग सीपीयू का परसेंटेज, और समथिंग जो है इनपुट आउटपुट जो होता है ट्रैफिक उसका परसेंटेज। इन तीनों को मिला करके एक रिक्वेस्ट यूनिट बनाया गया है, ओके। और इसी रिक्वेस्ट यूनिट के बिहाफ पर ही आपका बिलिंग होता है। और ये रिक्वेस्ट यूनिट ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन में ये फिक्स होगा, ओके, ये वेरिएबल होता है। हो सकता है कि आप रीड कर रहे हैं तो आपको जो है वो डेटा अमाउंट पे, कितना डेटा अमाउंट यूज़ हुआ, कितना सीपीयू यूज़ हुआ, कितना मेमोरी यूज़ हुआ, उसके बेसिस पे ये बनाता है कि आपका इतना रिक्वेस्ट यूनिट जो है यूज़ हुआ। तो ये वेरिएबल हो सकता है, ओके। तो अब वही है कि यहाँ पर जो दो चीज़ें वहाँ दी गई थी, प्रोविजन थ्रूपुट मोड, सर्वरलेस मोड, और एक और है ऑटो स्केल मोड, ओके। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रोविजन कर दिया जाता है और प्रोविजन करने के बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन सर्वरलेस मॉडल में क्या है कि वो आपको जो है आप एप्लीकेशन बना लो, आप वो बना लो, बना कर छोड़ दो, डेटाबेस अब जितना भी यूज़ हो रहा है वो खुद स्केलिंग करेगा और आपको जो है ला करके वो देगा, ठीक है। लास्ट मंथ में जो बिलिंग होगी वो आपको मिल जाएगी, ओके। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि फ्री टायर में ये इसको अप्लाई करते हुए हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ओके। लिमिट टोटल अकाउंट थ्रूपुट, ओके। सो आपको अगर मान लिया जाए, एक तरह से हम बात कहें कि क्या होता है कि कभी कभी, जैसे कि इसमें तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो समझने की चीज़ है कि ये परसेंटेज मेमोरी, परसेंटेज सीपीयू, इन सभी पे डिपेंडेंट है। तो कभी कभी जब हैवी ट्रैफिक होता है उस टाइम पे हो सकता है कि आपका परसेंटेज मेमोरी, परसेंटेज सीपीयू उसी ऑपरेशन को करने में ज़्यादा लग जाए। तो जब ज़्यादा लगेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट यूनिट जो है ना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहता क्या है कि यहाँ पर आपको लिमिट करने के लिए आप लिमिट कीजिए टोटल अमाउंट ऑफ थ्रूपुट दैट कैन बी प्रोविजन ऑन दिस अकाउंट, ओके। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि दिस लिमिट विल प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड चार्जेज रिलेटेड टू प्रोविजनल थ्रूपुट, ओके। सो आप ये जो लिमिट है इस लिमिट को आप अपडेट भी बाद में कर सकते हैं, ओके, अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी। तो फिलहाल आप इसको जो है ये लिमिट टोटल अकाउंट थ्रूपुट जो है इसको ऑन रखेंगे, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में।
ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दिया हुआ जियो रिडंडेंसी और दूसरा हुआ मल्टी रीजन राइट्स। अब जो है जियो रिडंडेंसी पे देखेंगे आप तो इंटर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट बाय पेयरिंग ईस्ट यूएस टू EUAP with central US UAP you can add more regions to your account later। तो फिलहाल ये क्या करता है कि जैसे कि आपने एक रीजन चूज किया कि इसको जो है ईस्ट यूएस में डिप्लॉय करना है, ये क्या करेगा कि इसको आप इनेबल करेंगे तो सेंट्रल यूएस में भी ये इसको डिप्लॉय करेगा, तो जियो रिडंडेंसी इसकी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्रिएट करने से आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा, ये इसमें चार्ज लगेगा एडिशनल। ओके, सो कुछ भी करने से पहले, कोई भी सेटिंग करने से पहले आप उसके चार्जेस पे ध्यान दीजिए। ओके, दूसरा जो है मल्टी रीजन राइट, तो मल्टी रीजन राइट्स कैपेबिलिटी जो है ये आपको अलाउ करता है यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोविजनल थ्रूपुट फॉर योर डेटाबेसेस एंड कंटेनर्स अक्रॉस द ग्लोब। ओके, कि आप जैसे कि अभी तो सेंट्रल और वो ईस्ट यूएस की ही बात हुई थी, आप इसको अगर मल्टी रीजन पे रखना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे राइट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि क्या कर सकते हैं कि आप, एक तो है कि आप एक रीजन पे रीड राइट कीजिए और सब जगह पे रेप्लिकेट कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मल्टीपल जगहों पे आप रीड राइट कर सकते हैं, उस केस में भी आपका कॉस्टिंग इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर मल्टी रीजन करने से ये हो जाएगा कि इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि अगर एक ग्लोब पे हम एक अगर यूएस में एक आपका क्लाइंट बैठा है और एक क्लाइंट इंडिया में है, तो उस केस में क्या है, ठीक है, कि अगर हम डेटा यूएस में रखेंगे तो इंडिया वाले क्लाइंट को कुछ ना कुछ लेटेंसी मिलेगी, और अगर हम ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो जियो लेटेंसी भी मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेमो के लिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग डिसेबल्ड है, इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं और नेक्स्ट नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं। नेटवर्किंग में देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्टिविटी मेथड में, ऑल नेटवर्क, पब्लिक इन पॉइंट, सेलेक्टेड नेटवर्क और प्राइवेट इन पॉइंट। ओके, तो ऑल नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि आपके पास सारे नेटवर्क में ओपन होगा, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक प्रीडिफाइंड की होगा और वो की के थ्रू ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, सो इसमें हो गया। बाकी आप जैसे कि नेटवर्क पे अगर पब्लिक इन पॉइंट है लेकिन आपने नेटवर्क केवल सेट कर दिया कि इन नेटवर्क्स पे होगा, तब तो इस पे हो जाएगा, और बाकी प्राइवेट इन पॉइंट का आपका है। ओके, अब बाकी अगर डिटेल आप देखना चाहेंगे कि ऑल नेटवर्क पे कैसे हम कॉस्मोस डी में सिक्योरिटी करते हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे लिंक आता है, आप नेटवर्क सिक्योरिटी में आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह देखें कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है इसका वो TLS 1.2 का आता है, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैकअप पॉलिसी। तो बैकअप पॉलिसी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पीरियडिक, कंटिन्यूअस 7 डेज, कंटिन्यूअस 30 डेज, ये 3 तरह का बैकअप पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है। आप जो भी बैकअप पॉलिसी सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके पास बैकअप इंटरवल और बैकअप रिटेंशन, ओके, कॉपीज ऑफ डेटा रिटेन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि एक तो होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है इंक्रिप्शन, हम उसी को यूज़ कर लें, और दूसरा होता है कि नहीं हमें अपना यूज़ करना है। ठीक है, तो उस केस में आपको कस्टमर मैनेज्ड की में देना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको फिर की वॉल्ट में की को स्टोर करके वो जो है आपको की वॉल्ट की URL यहाँ पे देनी होगी। ओके, तो की वॉल्ट क्या होता है, तो कैसे यूज़ करते हैं, ये तो फिर आगे के टॉपिक है। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि ये एक स्टोरेज है जहाँ पर कि हम
जो भी इम्पोर्टेंट और मतलब सेंसिटिव कीज़ हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग, कोई यूजर आईडी, पासवर्ड, वो सब रखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम की रख करके उसका यूआरएल दे करके हम क्या कर सकते हैं कि अपना इंक्रिप्शन की डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैग। टैग को एज इट इज छोड़ दीजिए और फाइनली आता है रिव्यू एंड क्रिएट। Validation is in progress. Now it's validated and I'm clicking on create. Okay. तो देखिए ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, सो एक तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में ऑपरेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कितना टाइम लगा। ये टोटल ये ड्यूरेशन 2 मिनट्स 24 सेकंड लिया इसने डिप्लॉय करने में। ओके, सो अब ये गो टू रिसोर्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका कॉस्मोस डीबी बनकर तैयार हो गया। तो अब ये केवल कॉस्मोस डीबी का अकाउंट बना है, इसमें कोई डेटाबेस या कोई टेबल नहीं बना है। ओके, अगर आप इसके ओवरव्यू में देखेंगे तो ओवरव्यू में आपको जो है फ्री टैग, डिस्काउंट, बाकी यूआरआई क्या होगा और बाकी सभी जो चीज़ें हैं, टोटल थ्रूपुट यूनिट, 1000 रिक्वेस्ट यूनिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कंटेनर्स में भी आपको कोई कंटेनर नहीं दिख रहा है। ओके, सो आज के वीडियो में हमने कॉस्मोस डीबी अकाउंट को बनाया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखते हैं कि इसमें हम डेटा या टेबल कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।